नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था किशोरावस्था, और किशोरावस्था के अंदर हमने उसका अभिप्राय पढ़ा, सामान्य बातें पढ़ी, और हमने ये पढ़ा कि किशोरावस्था का अध्ययन कब से शुरू हुआ और किसके द्वारा शुरू किया गया। और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि शारीरिक विकास किशोरावस्था में किस प्रकार से होता है, कौन कौन से शारीरिक अंगों के अंदर हमारा परिवर्तन नजर आने लगता है हमें। इन सभी के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की, और आज हम बात करने वाले हैं किशोरावस्था की ही, और किशोरावस्था के हम सामाजिक विकास की बात करेंगे। तो अवस्था है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था के सामाजिक विकास की हम बात करने वाले हैं आज। तो देखिए, सामाजिक विकास की जब हम बात करते हैं तो हमें फिर से शैशवावस्था को याद करना पड़ेगा। शैशवावस्था में हमने क्या पढ़ा कि जो शिशु जो होता है वो न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। वह क्या होता है शैशवावस्था में? उदासीन प्रवृत्ति का होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का बालक। व्यक्ति शैशवावस्था में किसी प्रकार का कोई भी व्यक्तित्व उसमें नहीं पाया जाता, वो ना तो सामाजिक होगा और न ही असामाजिक होगा। परंतु जैसे ही हम बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं, बाल्यावस्था में प्रवेश करने के बाद में जैसे हमारे अंदर सामाजिकता के लक्षण आने प्रारंभ हो जाते हैं, सामाजिकता के लक्षण प्रारंभ हो जाते हैं, और हम बहिर्मुखी व्यक्तित्व का हमारे अंदर जन्म हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो हमारा सामाजिक विकास क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाते हैं। हम समाज से जुड़ जाते हैं, समाज के अंदर हम हमारी भूमिका को समझने लग जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था के अंदर सामाजिक विकास कैसा हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। सामाजिक विकास पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? सामाजिक विकास पूर्ण हो जाता है। और इस अवस्था के अंतर्गत बालक समाज में क्या करता है? व्यवहार करने के तौर तरीके सीख जाता है कि उसे समाज के लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करना है। इन सभी के बारे में बच्चा जो है या किशोर जो है वो सीख जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज में व्यवहार करने के तौर तरीके वह सीख जाता है। समाज में, समाज के लोगों के साथ, अपनों से बड़ों के साथ, छोटों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, ये सब बातें जो है उसी किशोरावस्था में उसे समझ में आ जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था के अंतर्गत ही एक बालक के अंदर सामयिक विकास क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। उसमें संवेगों का जन्म पूर्ण रूप से हो जाते हैं। सामयिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। और शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण हो जाने के कारण और साथ साथ उसका सामाजिक विकास भी पूर्ण हो जाने के कारण इस किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? चहुमुखी विकास की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चहुमुखी विकास की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? चहुमुखी विकास की अवस्था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था के अंतर्गत हमारा सामयिक विकास, सामाजिक विकास और शारीरिक और मानसिक विकास भी क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। इसी के कारण हम इसे कहते हैं चहुमुखी विकास की अवस्था। यानी कि जो जितने भी हमारे विकास के पक्ष हैं वो इस अवस्था में क्या हो जाते हैं? पूर्ण हो जाते हैं। इसी के लिए हम इसे कहते हैं चहुमुखी विकास की अवस्था। और बालक जो है, एक किशोर जो है या एक किशोरी जो है, वो सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था के अंतर्गत सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं। उनके अंदर सहयोग, सद्भावना,
की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। शिहोप और सद्भावना की प्रवृत्ति इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये बातें हमें याद रखनी है। समूह की प्रवृत्ति का निर्माण हो जाता है, बालक जो है समूह में अपने आप को सिद्ध करना चाहता है। इस अवस्था के अंदर वो ये चाहता है कि समूह में उसकी एक भूमिका हो, एक स्पष्ट भूमिका उसे नजर आने लग जाती है मेरी परिवार के अंदर, और परिवार से बाहर जब समाज के अंदर वो समूह में जाता है तो वो अपनी भूमिका को वहां समझने लग जाता है। तो एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि जन्म के समय बालक, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जन्म के समय बालक में किस सामाजिक समूह की सदस्य होता है, यानी कि जन्म के समय बालक जो है ना वो किस सामाजिक समूह का सदस्य होता है। तो प्रश्न क्या है आपके लिए, जन्म के समय एक बालक किस सामाजिक समूह का सदस्य होता है। ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये प्रश्न क्या कहता है कि ऑप्शन ए में ये क्या कहता है कि परिवार, ऑप्शन बी में ये कहता है कि रक्त संबंधी समूह का, ऑप्शन सी में ये कहता है क्या पड़ोस का, और ऑप्शन डी क्या कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जन्म के समय पूछा है तो जन्म के समय इसका सही आंसर क्या होगा, किसका सामाजिक समूह होता है, किस सामाजिक समूह का सदस्य होगा बालक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जन्म के समय केवल और केवल उसमें शारीरिक क्रियाएं हैं, वो ना तो सामाजिक है और ना ही वो क्या है असामाजिक है। वो किसी का कोई सदस्य नहीं, उसे समाज से कोई लेना देना नहीं है, उसे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल और केवल क्या कर रहा है, गामक क्रियाएं कर रहा है, और गामक क्रियाएं और शारीरिक क्रियाओं का उसके अंदर ज्यादा भरपूर मात्रा में उसमें पाई जाती है। उसका मानसिक विकास भी नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जन्म के समय देखिए बालक का ये नहीं है कि बालक का मस्तिष्क नहीं होता, उसके पास में बुद्धि नहीं होती, बुद्धि होती है परंतु उस बुद्धि का कार्य स्टार्ट नहीं होता या कार्य शुरू नहीं हो पाता। इस कारण उसके अंदर केवल और केवल क्या पाई जाती है, शारीरिक क्रियाएं पाई जाती है। और शारीरिक क्रियाएं पाए जाने के कारण ही व्यक्ति जो बालक जो है या शिशु जो है उसमें ना तो सामाजिक होगा और नहीं है सामाजिक। देखिए किसी आपने छोटे बालक को देखा होगा, वो बड़ों के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा छोटों के साथ कर रहा है। उसे ये नहीं पता ये मेरे से बड़े हैं ये छोटे, तो ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर। केवल और केवल वो क्या करता है, शारीरिक क्रियाएं करता है। जितने भी उसके अंगों के द्वारा संचालित क्रियाएं होती है वो शारीरिक क्रियाएं होती है। तो वो सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जन्म के समय एक शिशु ना तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, उसकी हर गलती माफ होती है उस समय। तो हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था में जाने के बाद में एक शिशु के अंदर सामाजिक परिपक्वता नजर आने लग जाती है। और जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंदर सामाजिक परिपक्वता तक के कार्य को हम क्या कहते हैं, इस मार्ग को क्या कहते हैं, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, समाजीकरण। यानी कि समाजीकरण के आधार पर वो सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करता है। तो हम क्या कह रहे हैं, मैंने क्या कहा कि एक शब्द होता है समाजीकरण। तो आपसे अगर पूछा जाए समाजीकरण क्या है, बच्चे का समाजीकरण किस प्रकार से होता है, तो देखिए समाजीकरण का अर्थ हमें पता होना चाहिए कि समाजीकरण होता क्या है। तो देखिए समाजीकरण की बात जब हम करते हैं तो समाजीकरण का मतलब क्या होता है, बालक जब इस समाज में जन्म लेता है तब से लेकर, बालक जब समाज में क्या लेता है, जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में गैर सामाजिक अवस्था से लेकर सामाजिक अवस्था तक के समय को क्या कहते हैं, हम समाजीकरण कहते हैं। समझ में आया कि गैर सामाजिक अवस्था कौन सी थी उसकी, शेषावस्था। शेषावस्था से लेकर किशोरावस्था के अंदर सामाजिक परिपक्वता तक पहुंचते पहुंचते जो समय उसको लगा, उस समय को हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है ना, सामाजिकरण कहते हैं।
ठीक है ना। तो बालक के प्राथमिक सामाजिक समूह कौन से होते हैं? बालक के प्राथमिक सामाजिक समूह जो उसके क्या होंगे? बाल्यावस्था के अंदर। शीर्षावस्था में तो वो भी नहीं होते। बाल्यावस्था के अंदर उसके प्राथमिक सामाजिक समूह क्या होंगे? परिवार, क्या होंगे? परिवार, आस पड़ोस, क्या होंगे? आस पड़ोस, और प्राथमिक विद्यालय, क्या होंगे? प्राथमिक विद्यालय। यानी कि जिस विद्यालय के अंदर वो शुरुआत में क्या करेगा? प्रवेश करेगा, वो उसका प्राथमिक सामाजिक समूह कहलाएगा। यानी कि तीन ही समूहों का क्या होता है? वो सदस्य होता है जब उसका समाजीकरण शुरू होता है, यानी सामाजिकता उसमें आना प्रारंभ होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाल्यावस्था के दौरान हमारे तीन ही सामाजिक समूह होते हैं। और वो तीन सामाजिक समूह कौन कौन से होते हैं? परिवार, आस पड़ोस और आपका प्राथमिक विद्यालय। परंतु जैसे ही हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो हमारी सामाजिक परिधि का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। सामाजिक परिधि का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। सामाजिक परिधि का तात्पर्य क्या है यहाँ? तो देखिए, हमने कहा कि सामाजिक परिधि का विस्तार होता है कब? जब वह कहां पहुंचता है? किशोरावस्था में पहुंचता है। तो देखिए, मैंने कहा कि बाल्यावस्था में तो केवल और केवल वो तीन ही सामाजिक समूहों का सदस्य होगा। पहला परिवार, दूसरा आस पड़ोस और प्राथमिक विद्यालय। परंतु जैसे ही उस बच्चे का प्रवेश होता है किसमें? किशोरावस्था के अंदर। और किशोरावस्था में जाने के बाद एक बालक के समाजीकरण की परिधि का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। समाजीकरण की परिधि का मतलब क्या होता है? जैसे इन संस्थाओं से बढ़कर सामाजिक समूह का क्या होना? विस्तार होना, सामाजिक परिधि का विस्तार कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं जब बालक धीरे धीरे अन्य सामाजिक संस्थाओं से जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं सामाजिक परिधि का विस्तार। अब देखिए, किशोरावस्था में जैसे ही बालक जाएगा तो अन्य सामाजिक परिधियों से जुड़ेगा, उसे रिश्ते नाते, अपने रिश्तेदारों के बारे में उसे जानकारी प्राप्त होगी। और साथ साथ क्या होगा? वो क्या होगा? पड़ोसी मोहल्ले के मित्र बनाएगा और ट्यूशन सेंटर या किसी मित्र बनाना। अब देखिए, उसके मित्रों का क्या होगा? भंडार होने लगेगा, मित्रों का विस्तार होने लगेगा, सामाजिक समूहों का विस्तार होने लगेगा, नई नई संस्थाओं से जुड़ेगा वो। राजनीतिक दलों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ने लग जाएगा। ठीक है, राजनीतिक दलों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ने लग जाएगा, किसी समुदाय विशेष का उसके ऊपर प्रभाव पड़ने लग जाएगा। तो जैसे जैसे वो किसी समुदाय विशेष से, किसी यूनियन से, किसी राजनीतिक दल से वो जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद में उसका क्या हो जाता है? उसका सामाजिक परिधि का क्या हो जाता है? उसका विस्तार हो जाता है, उसकी संस्थाएं बढ़ जाती है। वो स्कूल तक सीमित नहीं है, स्कूल से बाहर आने के बाद में भी उसकी काफी सारी ऐसी संस्थाएं होंगी जिन संस्थाओं से उसका क्या होगा? संपर्क होगा। और वो सभी संस्थाएं उसकी क्या कहलाएगी? सामाजिक परिधि के अंतर्गत उसकी समूह की, उस समूह के अंदर वो सदस्य होगा। और सामाजिक परिधि का क्या होगा? उसके साथ साथ उसका विस्तार भी होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में तो केवल और केवल तीन ही सामाजिक समूह होते हैं, परिवार, आस पड़ोस और प्राथमिक विद्यालय। परंतु किशोरावस्था में जाने के बाद एक बालक की सामाजिक परिधि का विस्तार होता है, और विस्तार के साथ साथ उसके अंदर सामाजिक परिपक्वता आती है, और वो कई सारे राजनीतिक दलों और संस्थाओं से जुड़ने लगता है। ठीक है, तो उसके अंदर धीरे धीरे सामाजिक परिपक्वता हमें नजर आने लग जाती है। उसके साथ साथ जब जैसे ही वो किसी राजनीतिक दल, किसी यूनियन से जुड़ेगा तो उसके साथ साथ उनकी वजह से उसके अंदर सहयोग, सद्भावना, नेतृत्व की भावना का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। नेतृत्व की भावना का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? नेतृत्व की भावना का विकास हो जाता है। अब एक बात और आती है इसमें, सामाजिक गतिशीलता। बालक के अंदर क्या होता है? किशोरावस्था में सामाजिक गतिशीलता नजर आने लग जाती है। सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा? समाजीकरण होगा। समाजीकरण का मतलब गैर सामाजिक अवस्था से सामाजिक अवस्था तक का समय समाजीकरण कहलाता है। फिर सामाजिक परिधि का विस्तार, यानी कि उस समाजीकरण जो आप सामाजिकता उसने जो प्राप्त की है उसके अंदर नई संस्थाओं को जोड़कर उसका विस्तार करना, सामाजिक परिधि का विस्तार। और सामाजिक परिधि के विस्तार के बाद आती है सामाजिक गतिशीलता। और जितना उसने विस्तार किया है उसके अंदर अगर धनात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में अगर वो बदलाव लाता है या परिवर्तन लाता है तो वो क्या कहलाएगी? उसकी सामाजिक गतिशीलता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सामाजिक गतिशीलता कहलाएगी। ठीक है ना, उसकी सामाजिक गतिशीलता
कहलाएगी। तो ये था इसका सामाजिक विकास। तो देखिए सामाजिक विकास में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहली बात कि किशोरावस्था के अंतर्गत एक किशोर का क्या हो जाता है, सामाजिक विकास पूर्ण हो जाता है। पहली बात आपको ये याद रखनी है, इस अवस्था के अंदर उसके अंदर सहयोग और सद्भावना और नेतृत्व के गुण आ जाते हैं। सामाजिक प्रीति का क्या होता है, विस्तार होता है और सामाजिक परिपक्वता उसमें आने लग जाती है, सामाजिक परिपक्वता आ जाती है। अनेक प्रकार के समूहों का वो सदस्य बन जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया यहां पूर्ण हो जाती है और सामाजिक प्रीति का विस्तार होता है और सामाजिक गतिशीलता उसमें आती है। दिनों दिन वो क्या करता है, अपने सामाजिक समूहों में क्या करता है, परिवर्तन करता है। इस वजह से इसमें सामाजिक गतिशीलता भी हमें नजर आती है। तो ये थे इसके सामाजिक विकास, बच्चे का क्या, बालक का क्या, या किशोर का हम कह सकते हैं सामाजिक विकास किशोरावस्था के अंदर। अब हम बात करेंगे सामाजिक विकास के बाद में बात आती है सांवेगिक विकास की। किसकी बात आती है, सांवेगिक विकास की। देखिए सांवेगिक विकास की बात करने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सांवेगिक विकास होता क्या है। देखिए सांवेगिक शब्द जो है वो संवेग से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, संवेग। तो संवेग का क्या तात्पर्य है, देखिए संवेग जो है वो उसका इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, इमोशंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इमोशन कहते हैं। ठीक है ना। अब ये जो इमोशन जो है इंग्लिश भाषा का शब्द, ये जो है वो लेटिन भाषा के इमोवियर शब्द से बना है। किससे, लेटिन भाषा के इमोवियर शब्द से बना है। और इस इमोवियर शब्द का अर्थ क्या होता है, उत्तेजित होना। क्या होना है, उत्तेजित होना। यानी कि संवेग क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति के आवेश या उसके व्यवहार के अंदर आवेश आना या उसका उत्तेजित होना क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी क्या ना बात, कि एक होती है भावना, एक होती है भावना, एक होता है संवेग और एक होता है मूल प्रवृत्ति। ये तीन शब्द आपको सुनने को मिलेंगे यहाँ पे। एक होता है संवेग, एक होता है भावना और एक होती है मूल प्रवृत्ति। तो ये सबसे पहला काम क्या होता है, भावना का। अगर कोई विचार या कोई बात, अगर कोई विचार आपके मस्तिष्क में या आपके मन में है तो वही क्या है, भावना है। क्या है, भावना है। अगर वह विचार आपके शारीरिक अंगों के आधार पर या शारीरिक अंगों से अगर आपका वो भाव नजर आने लग जाए तो वह क्या बन जाता है, संवेग बन जाता है। और इस संवेग के कारण अगर आप कोई क्रियात्मक रूप में कोई कार्य करते हैं तो वह क्या बन जाती है, मूल प्रवृत्ति बन जाती है। तो प्रत्येक संवेग के साथ क्या जुड़ी होती है, एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई होती है। क्या जुड़ी हुई होती है, एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई हो। ठीक है ना। संवेग क्या होते हैं, देखिए संवेग क्या है, संवेग एक अभिव्यंजक व्यवहार है। क्या है, अभिव्यंजक व्यवहार होते हैं। क्या होते हैं, अभिव्यंजक व्यवहार होते हैं। देखिए अभिव्यंजक व्यवहार का मतलब जिस व्यवहार के अंदर आपका केवल और केवल इसमें आपका भाव ही नजर नहीं आएगा, क्या होंगे, अभिव्यंजक व्यवहार भी होते हैं। संवेग किसी अवस्था में सिर्फ भीतर अंगों में कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, अभिव्यंजक व्यवहार नजर आएगा आपका। क्या आ गया, अभिव्यंजक व्यवहार। तो हम ये कह सकते हैं कि संवेग से हमने क्या कहा, उत्तेजित होने की अवस्था। उत्तेजित होने की अवस्था के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि शारीरिक अंगों के अंदर क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। अब शारीरिक अंग कौन से, आंतरिक अंग या बाहरी अंग, तो हम कहेंगे सबसे पहले कहेंगे आंतरिक अंगों के अंदर परिवर्तन, क्योंकि आंतरिक अंगों के कारण ही तो आएगा ना। भावना आंतरिक अंग का हिस्सा है, भावना क्या है, आंतरिक अंग का हिस्सा है। तो सबसे पहले आंतरिक अंगों के अंदर परिवर्तन आया, उनके कारण हमारा जो आंतरिक अंगों में परिवर्तन आया वो हमें बाहरी रूप में भी नजर आने लगेगा। तो वह क्या बनेगा, संवेग बनेगा। तो संवेगों में हम कह सकते हैं कि केवल और केवल संवेगों में आंतरिक अंगों में परिवर्तन नहीं आता, परंतु बाहरी अंगों में भी परिवर्तन हमें नजर आना। तो देखिए किसी को गुस्सा आया, गुस्सा आया कहां, मस्तिष्क में। गुस्से वाली जो क्रिया हुई वो कहां हुई, मस्तिष्क से हुई।
सारा जो हमारे शरीर के अंग काम करते हैं वो किसकी बदौलत करते हैं? मस्तिष्क की बदौलत ही तो करते हैं। मस्तिष्क की बदौलत ही तो करते हैं। मस्तिष्क ही हमें ये बताता है कि अरे भाई आपको गुस्सा है, आपको ये क्रिया करनी चाहिए। अब आपने किसी गर्म चीज को छुआ और झट से हाथ पीछे कर लिया, ये कैसे हुआ? ये मस्तिष्क ने आपको बताया कि अरे, मस्तिष्क ने आपकी जो नर्व सेल थी उनको बताया कि भाई गर्म चीज है, हाथ हटा लो, तो आपने हाथ हटा लिया झट से। आपके सामने शेर आ गया और आप सामने उसके खड़े हो, आपको डर लगने लगा, आपकी जो धड़कनें हैं वो बढ़ने लगी, आपने वहां से भागने का मन बनाया, तो ये भागना आया कहां से? ये मस्तिष्क ने आपको कहा कि भाग ले बेटा। तो मस्तिष्क के अंदर ही सबसे पहले हमारी सभी क्रियाएं क्या होती है, कहां पे होती है? सबसे पहले आंतरिक रूप में होती है और फिर हमें ये बाहरी रूप में नजर आने लग जाती है। तो भावना जो होती है वो आंतरिक रूप में होती है और संवेग जो बाहरी रूप में हमें नजर आने लग जाते हैं। और इस संवेग के बाद अगर आप उस संवेग के जरिए कोई मूल प्रवृत्ति या कोई क्रियात्मक रूप करते हैं, संवेगों का क्रियात्मक रूप क्या कहलाता है? मूल प्रवृत्ति। ठीक है ना? संवेग क्या होते हैं? विकिरण होते हैं। संवेग में विकिरणता से मतलब इस बात से होता है कि संवेग उद्दीपक पूरे शरीर की क्रियाओं को एक तरह का परिवर्तन लाता है। संवेग को क्या कहा जाता है? विकिरण कहा जाता है। संवेग कैसे होते हैं? विकिरण होते हैं। विकिरण का मतलब एक संवेग से आपके शरीर के सभी अंगों के अंदर क्या नजर आएगा? आपको परिवर्तन नजर आएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आया तो उसको हमें क्या नजर आया? उसके अंदर हमें कैसे पता लगा कि इसको गुस्सा आ रखा है? उसने बोल के तो नहीं बताया, हम जब से देख के बता सकते हैं कि ये इसको गुस्सा आया हुआ है। तो कैसे पता लगा? गुस्सा आने का मतलब उस व्यक्ति की आंखों की पुतलियों का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें लाल नजर आने लग जाती है। तो ये सब कैसे हुआ? ये गुस्से का संवेग है जो हमें नजर आ रहा है बाहरी रूप में। ठीक है ना? किसी को भय, डर लग रहा है तो डरते समय क्या होगा? घबराहट, सांसें फूलने लग जाती है। ठीक है? धड़कन का तेज हो जाना। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये हमें बताता है कि इसको डर लग रहा है किसी चीज से। तो जब आपके अंदर ये संवेग नजर आया तो फिर आप उस संवेग के जरिए क्या करेंगे? कोई क्रियात्मक कार्य तो करेंगे ना। मान लीजिए आपके सामने कोई शेर आया, आप यहां से गए, आपको शेर नजर आया, नजर आते ही आपके मन में एक भाव जगा, अरे भाई शेर आ गया। शेर आ गया तो शेर को देखकर आपको डर लगने लगा। हुआ डर क्या है आपका? भय क्या है? आपको भय हुआ ना उसका, शेर का भय हुआ। तो भय क्या है आपका? संवेग है जो आपके शारीरिक अंगों को और आंतरिक अंगों, आपके बाहरी अंगों और आंतरिक अंगों में क्या लाएगा? परिवर्तन लाएगा। आपके सांसें फूलने लगेगी, धड़कन तेज हो जाएगी शेर को देखकर। और क्या करोगे आप? वहां पे शेर के सामने खड़े थोड़ा ना रहोगे। मस्तिष्क ने कहा कि आप भागो यहां से, तो आप भागोगे वहां से। क्या करोगे? भय के बाद आप क्या करोगे? पलायन करोगे। भागना क्या होता है? पलायन करना। तो भय के साथ क्या जुड़ी हुई है? एक मूल प्रवृत्ति कि जब जब भय होगा तो आप क्या करोगे? पलायन ही करोगे, खड़े नहीं रहोगे वहां पे। तो ये संवेग है और ये क्या है? पलायन क्या है? इसकी मूल प्रवृत्ति है। ठीक है ना? तो इसी तरह से मैकडूगल ने क्या बताया? मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। और 14 ही क्या बताई थी? मूल प्रवृत्तियां बताई थी। मैकडूगल ने 14 ही प्रकार के संवेग बताए थे और 14 ही प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, जिनमें भय की मूल प्रवृत्ति क्या होती है? पलायन होती है। क्रोध की ईर्ष्या होती है। घृणा की निवृत्ति होती है। वात्सल्य की क्या होती है? संतान कामना। करुणा की शरणागति। तो इस प्रकार से इसने क्या बताया? 14 प्रकार के संवेग इसने बता रखे थे। तो हम अब पढ़ रहे हैं किशोरावस्था के अंदर सामयिक विकास को। अब तक हमने पढ़ा कि सामयिक विकास असल में होता क्या, संवेग होते क्या है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के अंदर सामाजिक विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है ना? तो वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए किशोरावस्था के सामयिक विकास की विशेषता। सबसे पहली विशेषता की अगर मैं बात करूं क्या होगा? किशोरावस्था में संवेग क्या होते हैं? अनियंत्रित होते हैं। क्या होते हैं?
किशोरावस्था में संवेग अनियंत्रित होते हैं। क्या होंगे? संवेग अनियंत्रित होंगे। क्या होंगे? संवेग अनियंत्रित होंगे। अनियंत्रित का मतलब किसी भी संवेग के ऊपर उनका नियंत्रण उस बालक का या बालिका का नहीं रहेगा। इस अवस्था के अंदर बालक को झट से तो उसे गुस्सा आएगा, क्या आएगा? झट से उसे गुस्सा आएगा और झट से वो थोड़ी देर में क्या होगा? शांत भी हो जाएगा। तो उसका संवेगों के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण उसे हमें नजर नहीं आता। देखा होगा आपने एक किशोरावस्था के अंदर, आपने अपने साथ भी महसूस किया होगा, देखा होगा कि किशोरावस्था में क्या होता है कि थोड़े समय के लिए तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, थोड़े समय में हम खुश हो जाते हैं। कभी हमें गुस्सा आया होता है और 5-10 मिनट बाद में हम शांत हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि हमारे संवेगों पे नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रित हो चुके हैं। और इस अनियंत्रित होने के कारण ही हमारे अंदर क्या है? समायोजन का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समायोजन का अभाव। देखिए, समायोजन का अभाव का तात्पर्य क्या है? एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हम किसी भी चीज में। संवेगों में अनियंत्रित, आपको अगर मान लीजिए किशोरावस्था के दौरान आपने घर पे कोई चीज मांगी, आपको मना कर दिया गया उस चीज के लिए, तो क्या होगा? आपके संवेग क्या है? अनियंत्रित है। आपको झट से क्या आएगा? गुस्सा आएगा। और गुस्सा आने के कारण आप समायोजन नहीं कर पाएंगे उस जगह पे, एडजस्टमेंट नहीं कर। आपको कार्य कह दिया जाए कि कुछ दिनों के लिए आप कीजिए, एडजस्ट कीजिए, परंतु आप कहोगे कि नया जी हमसे एडजस्ट नहीं होता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो आपकी किशोरावस्था के सांवेगिक विकास की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है? किशोरावस्था के सांवेगिक विकास, क्योंकि संवेग क्या है? अनियंत्रित होते हैं किशोरावस्था में। एक बवंडर, जो एक विचारों की जो आंधी जो होती है ना, वो आपके मस्तिष्क में चल रही होती है उस समय, एक विचारों की आंधी, ठीक है ना। इस अवस्था के अंदर एक मस्तिष्क में बालक की चल रही होती है, इसलिए इसे संघर्ष में तूफान की अवस्था कहा जाता है। हर एक पल के अंदर उसके अंदर अनेक प्रकार के विचार उसके अंदर उपस्थित होंगे। उन सभी विचारों के आधार पर वो कार्य करना चाहता है। तो इस वजह से उसके अंदर समायोजन का क्या पाया जाएगा? अभाव पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? समायोजन का अभाव। तो हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था के अंदर किशोरावस्था में संवेगों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं मतलब कि एक समय में तो क्या होंगे? हम दुखी होंगे, कभी तो अत्यधिक क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे, और कभी अत्यधिक खुश नजर आएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपकी? क्योंकि आपके संवेगों में क्या पाई जा रही है? विभिन्नताएं पाई जा रही है। और इस अवस्था के अंदर किशोर और किशोरी के अंदर काम संवेग जो होता है ना, सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया था अपने मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत? काम संवेग क्या होता है? एक होता है काम संवेग। क्या होगा? काम, ये एक संवेग है जिसके अंदर क्या होगा? काम संवेग है। इस काम संवेग केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य करता है। काम संवेग जो है वो केंद्रीय तत्व के रूप में कार्य करने लगता है इस अवस्था के अंदर। यानी कि काम संवेग की क्या रहेगी? अधिकता इस अवस्था के अंदर रहने वाली है। काम संवेग की अधिकता इस अवस्था में रहने वाली है। और किशोर जो है इस अवस्था के अंदर कैसा व्यवहार करता है? तो चिंता युक्त व्यवहार करता है। क्या कैसा व्यवहार करता है? चिंता युक्त व्यवहार करता है। ऐसा व्यवहार करेगा जैसे उसको किसी प्रकार की कोई चिंता है ही नहीं। ऐसा व्यवहार वो क्या करेगा? इस अवस्था के अंदर करेगा। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि संवेगों क्या है? अनियंत्रित है। समायोजन का तो अभाव है, समायोजन तो करेगा ही नहीं, करना भी नहीं चाहेगा वो समायोजन इस अवस्था में। अगर आपने कहा कि आप एडजस्ट कीजिए किसी चीज के अंदर, तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है एनी टाइम, ठीक है ना। और किशोरावस्था में संवेगों में क्या पाएगी? विभिन्नता, क्योंकि कभी तो वो क्या नजर आएगा? बहुत ज्यादा दुखी नजर आएगा, और कभी वो क्या पाएगा? अपने आप को खुश पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा विभिन्नता है उसके अंदर। और काम संवेग की क्या होगी? अधिकता होगी, केंद्रीय तत्व प्रभावित होगा उसका, और चिंता युक्त व्यवहार वो दर्शाएगा इस अवस्था के अंतर्गत, ठीक है ना। तो एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्धि का जो पूर्ण विकास जो होता है ना, वो कब होता है? तो देखिए, बुद्धि का जो विकास होता है वो 16 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से बुद्धि जो होती है वो हमारी परिपक्व हो जाती है। क्या हो जाती है? बुद्धि अपनी परिपक्वता को ग्रहण करती है। तो कब करती है? 16 वर्ष की उम्र में करती है, ठीक है ना।
क्योंकि इस संज्ञानात्मक विकास के कारण ही संज्ञानात्मक, ये सामयिक विकास और संज्ञानात्मक विकास के कारण ही, देखिए संज्ञान एक होता है संज्ञान, क्या होता है संज्ञान शब्द। अब ये संज्ञान क्या होता है, देखिए आपने सुना होगा संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान क्या होता है, हमारी मानसिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ, जुड़ी हुई सभी प्रकार की क्रियाएं क्या कहलाती है, हमारी संज्ञानात्मक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, जिनमें विचारना, ठीक है, पहचानना, मानसिक संक्रिया से सोचना, विचारना, जानना, पहचानना, चिंतन करना, मनन करना, ये सभी प्रकार की क्या है, हमारी संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। और संज्ञानात्मक क्रियाओं का क्या हो जाता है, विकास इस अवस्था के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक क्रियाएं जो है ये हमारी मानसिक क्रियाओं से जुड़ी हुई है, यानी मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। तो मस्तिष्क का विकास जो है वो कब होता है, पूर्ण रूप से। तो मैंने आपको बताया कि जन्म के समय शिशु के अंदर शेष अवस्था में उसका लगभग 90% तक विकास क्या हो जाता है, मस्तिष्क का हो जाता है। और 5 वर्ष की उम्र में जाते जाते 5 वर्ष की उम्र में उसका 99% तक क्या हो जाता है, मस्तिष्क का विकास हो जाता है। 5 से 6 वर्ष की आयु में लगभग 99% तक बुद्धि का क्या हो जाता है, विकसित हो जाती है। बुद्धि क्या हो जाती है, 5 से 6 वर्ष के अंदर 99% तक बुद्धि क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। और 15 से 20 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है, इसका विकास लगभग पूरा हो जाता है। 15 से 20 वर्ष की आयु में लगभग पूरा हो जाता है, लगभग 16 वर्ष माना जाता है इसका बुद्धि का पूर्ण विकास का टाइम पीरियड। ठीक है ना। तो ये था आपका सामाजिक विकास और सामयिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में आपको इतना सा याद रखना है कि 16 वर्ष की आयु जो होती है, किशोरावस्था प्रारंभ होने की, उस समय क्या हो जाता है, हमारी बुद्धि के अंदर परिपक्वता आ जाती है, इन्हें पूर्णता ग्रहण कर लेती है। और मानसिक विकास जो है वो बालक का लगभग पूरा हो जाता है इस अवस्था के अंदर। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बुद्धि का 99% जो परिपक्वता ग्रहण करती है वो कब, कौन सी उम्र में करती है, तो 5 से 6 वर्ष की उम्र के अंदर वो क्या कर लेती है, अपने 99% तक बुद्धि का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और लगभग 16 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है, पूर्ण विकास बुद्धि का हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा सामाजिक विकास और सामयिक विकास को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।